नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ एवं कार्यकुशल मानी जाती है। शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य अर्थात संविधान शासन व्यवस्था का मूल स्रोत अर्थात संविधान अलिखित होते हुए भी कानूनी परंपराओं के द्वारा ब्रिटिश शासन संचालित होता है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। लॉर्ड सभा में लॉर्ड सभा और लोकसभा। कार्यपालिका के अंतर्गत नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र कार्यपालिका में सम्राट आते हैं और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आते हैं और प्रशासनिक विभाग आते हैं। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के हायरार्की में अपील न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय के नीचे हैं क्राउन कोर्ट और काउंटी कोर्ट। क्राउन कोर्ट फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं और काउंटी कोर्ट दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। और सबसे छोटे जो कोर्ट होते हैं वो मजिस्ट्रेट कोर्ट या जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट कहा जाता है, जो निम्न स्तर पर, सबसे नीचे ब्लॉक स्तर पर या जो काउंटी हैं उनके लेवल पर पाए जाते हैं। स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ महानगर निगम, ग्रेटर लंदन, काउंटी बरो तथा ग्रामीण पेरिस में विभक्त हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था कार्यात्मक दृष्टि से शासन के 3 अंगों में विभक्त दिखाई देती है, अन्यथा मूल प्रकृति केंद्रीकरण की है। विधायिका या व्यवस्थापिका के रूप में पार्लियामेंट कार्यरत है। ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक संस्था तथा शक्तिशाली निकाय है। यह संसद द्विसदनीय है। उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन कहा जाता है। कुलीन तंत्री व्यवस्था की पर्याय लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर सम्राट चाहे जितने सदस्य नियुक्त कर सकता है। अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, पूर्व सेनापति, न्यायाधिपति तथा विज्ञान, साहित्य एवं कला क्षेत्र के विद्वान भी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। संवैधानिक सुधारों के पश्चात वर्तमान में लॉर्ड सभा में 740 सदस्य हैं। लॉर्ड सभा में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे राजवंश के सभी राजकुमार इसके सदस्य हैं, जो प्राय बैठकों में नहीं आते हैं। नंबर 2, लॉर्ड सभा में सर्वाधिक संख्या वंश परंपरागत पीयर्स की है, जो लगभग 90% हैं। पीयर्स सदस्य वंशानुगत हैं। सन 1962 से पूर्व कोई पीयर अपना वंशानुगत पद नहीं त्याग सकता था। अब यह व्यवस्था नहीं है। सन 1958 के लाइफ पीयर्स अधिनियम के पश्चात महिलाएं भी लॉर्ड सभा में मनोनीत की जाने लगी। पीयर शब्द का अर्थ पद, स्तर, आयु तथा योग्यता में समानता है, किंतु यह पीयर्स भी 5 श्रेणी के हैं, जो क्रम से उच्च से निम्न श्रेणी में ड्यूक, मार्क्यूस, अर्ल, विस्काउंट तथा बैरन कहलाते हैं। ये सम्मान सूचक श्रेणियां जमींदारों, सामंतों, धनिकों तथा जागीरदारों को प्रदान की जाती थीं। फ्रांस तथा इटली सहित अन्य यूरोपीय देशों में ब्रिटिश अर्ल के समकक्ष श्रेणी या सम्मान काउंट कहलाता था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट 1999 के द्वारा वंशानुगत पीयर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। नंबर 3, सन 1707 में स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में मिलाते समय यूनियन एक्ट के अंतर्गत
स्कॉटलैंड के सभी पीयर्स में से केवल 16 पीयर चुने जाने का प्रावधान किया गया था। सन 1963 में व्यवस्था की है स्कॉटलैंड के सभी पीयर लॉर्ड सभा के सदस्य होंगे, किंतु नए पीयर्स नहीं चुने जाएंगे। इस प्रकार स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व समय समय घटता रहा है। स्कॉटलैंड एक्ट 1998 के पश्चात स्कॉटलैंड प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। नंबर 4, सन 1958 के आजीवन पीयर्स अधिनियम के अंतर्गत कतिपय प्रसिद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों को लॉर्ड सभा का सदस्य बनाया जाता रहा है। नंबर 5, आध्यात्मिक लॉर्ड की संख्या 26 है, जिनमें कैंटरबरी, यॉर्क, लंदन, डरहम और मैनचेस्टर के एक आर्क बिशप या बिशप उच्च पादरी अवश्य चुने जाते हैं। अन्य बिशप इंग्लैंड की विभिन्न चर्चों के वरिष्ठ बिशप होते हैं। सन 2006 तक लॉर्ड सभा का पदेन अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर कहलाता था, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता था एवं मंत्रिमंडल का सदस्य माना जाता था। 1000 वर्ष चली आ रही लॉर्ड चांसलर व्यवस्था के स्थान पर अब लॉर्ड स्पीकर पद सृजित किया गया है। पूर्व में सन 1660 के स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 18 के अंतर्गत लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के माध्यम से टोनी ब्लेयर सरकार ने लॉर्ड चांसलर पद को समाप्त कर दिया है और वर्तमान लॉर्ड स्पीकर लॉर्ड सभा के पीयर्स द्वारा चुने जाते हैं। 28 जून 2006 को हुए प्रथम निर्वाचन में बैरोनेस हेलन हाइमन इस पद पर निर्वाचित हुए। महारानी इस पद का नियुक्ति पत्र जारी करती है। यह पद पूर्व की भांति आज भी केवल शोभायमान पद है, जिसके पास अच्छे एवं सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी शक्ति नहीं है। लॉर्ड सभा के अधिवेशन लोक सदन के साथ होते हैं। तब सोमवार से गुरुवार तक लॉर्ड सभा बैठक करती है। आवश्यकता होने पर कई शुक्रवार को बैठक होती है। सामान्यतः 2 घंटे बैठक होती है। न्यूनतम गणपूर्ति 3 लॉर्ड रखी गई है तथा विधेयक पारित करने हेतु 30 लॉर्ड सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 700 से अधिक सदस्यों में प्राय 50 से 250 सदस्य लॉर्ड सभा की बैठकों में आते हैं। लॉर्ड सभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है तथा अधिकांश सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता। अधिवेशन के समय यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होता है। लॉर्ड सभा के सदस्य सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, जबकि लोक सदन के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ही ऐसा कर सकते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्यों को लोक सदन के चुनाव लड़ने तथा मत देने का अधिकार नहीं है। लॉर्ड सभा के सदस्य अध्यक्ष को संबोधित न करके केवल माय लॉर्ड कहते हैं। अब यह परंपरा तोड़ रही है। एक सदस्य एक विषय पर एक बार ही बोल सकता है, तो विषय से हटकर नहीं बोल सकता। सामान्य लॉर्ड सभा सुनी तथा बहस मुक्त रहती है। लॉर्ड सभा गैर वित्त विधेयक को एक बार अस्वीकार कर अधिकतम 1 वर्ष के लिए रोके रख सकती है। वित्त विधेयक को अधिकतम 1 माह रोक सकती है। वित्त विधेयक पर लॉर्ड सभा के सुझाव लोक सदन चाहे तो स्वीकार न करे। लॉर्ड सभा की निष्क्रियता तथा शक्तिहीनता के कारण ऑग एवं जिंक ने इसे संसद का दूसरा सदन नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का सदन माना है। इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने लॉर्ड सभा को अप्रतिनिधित्व, अनुत्तरदायी तथा अनुपस्थित संस्था कहा है। लॉर्ड सभा में प्राय अनुदार दल का बहुमत रहता है। संसद का दूसरा सदन लोक सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 646 है। 1 जनवरी 1970 से 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके मतदाता लोक सदन के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चयन करते हैं। 21 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका ब्रिटिश नागरिक जो देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो, लोक सदन के लिए चुनाव लड़ सकता है, किंतु उसे लोकसभा का सदस्य, पीयर, मेयर या शेरिफ, लोक सेवक तथा राज्य से लोक लाभ लेने वाली संस्था स्थिति में नहीं होना चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, क्योंकि शुरू में वह सदन के विचार सम्राट को बताने का कार्य किया करता था।
स्पीकर का चयन सत्ता एवं विपक्ष के सहयोग से सर्वमान्य व्यक्ति किया जाता है। स्पीकर बार बार भी निर्वाचित हो सकता है, पर चुनावों में उसे निर्विरोध जिताने का प्रयास किया जाता है। लोक सदन में उसका गंभीर व्यक्तित्व बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है। एस गॉर्डन के अनुसार स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानप्रद, गौरवपूर्ण तथा कठिन कर्तव्यों वाले पदों में से एक है। लोक सदन की अध्यक्षता करते हुए वह बहुत कम बोलता है, किंतु शोर शराबा होने पर उसका सीट से उठना ही पर्याप्त है। सभी उत्तेजित सदस्य एकदम शांत हो जाते हैं। लोक सदन के स्पीकर के पास यह अधिकार भी होता है और किसी विधेयक के समस्त बिंदुओं अनुच्छेदों पर सदन में चर्चा ना करे, बल्कि कुछ बिंदुओं को लांग सकता है। यह परंपरा कंगारू नाम से प्रसिद्ध है। लोक सदन की गणपूर्ति 40 है। सदन में दलीय सचेतक पार्टी व्यापी होते हैं, जो सदन में उपस्थित पक्ष में मतदान तथा व्यवस्था में सहायता करते हैं। व्हिप का अर्थ कोड़ा या चाबुक है, जो जानवरों को नियंत्रित करने में काम आता है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का तात्पर्य लोक सदन की प्रभु सत्ता से ही। सन 1911 और सन 1949 के संसदीय अधिनियमों के पश्चात लोक सदन अधिक शक्तिशाली हो गया है। बजट स्वीकृति में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में, मंत्रियों से प्रश्न पूछने में तथा सरकार को कटघरे में लाने में लोक सदन एक प्रभावशाली निकाय। संसद में दोनों सदनों के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए कई समितियां भी गठित की जाती हैं। सन 1834 में आग में जलकर राख हुए शाही भवन, जिसका वर्ष 1840 से 60 तक पुनरुद्धार किया गया था, आज वेस्टमिंस्टर कहलाता है। इसी भवन ब्रिटिश संसद कार्य करती है। विश्व प्रसिद्ध बिग बेन घड़ी इसी भवन में लगी हुई है। कार्यपालिका कृत्यों पर नियंत्रण रखने तथा आम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका कार्यरत है। निम्नतम स्तर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट या जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट होता है। जस्टिस ऑफ पीस अंशकालीन न्यायाधीश होते हैं। उन्हें पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता तथा ये न्याय या विधि में डिग्री प्राप्त नहीं होते, बल्कि सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। सामान्य प्रकृति के फौजदारी एवं दीवानी मामलों की कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई कर लेती है। काउंटी स्तर पर फौजदारी मामलों के लिए क्राउन कोर्ट तथा दीवानी मामलों के लिए काउंटी कोर्ट होते हैं। इनके पश्चात उच्च न्यायालय तथा अपील न्यायालय कार्यरत हैं। राष्ट्र के सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा निर्णय करती रही है। अधिकांश निर्णय 12 सदस्य जूरी करती है। न्यायाधीशों को पूर्ण स्वतंत्रता थी, किंतु संसद की सर्वोच्चता सुविदित रही है। ब्रिटेन में जून 2003 में लिए गए निर्णय में के द्वारा 1400 वर्ष पुरानी लॉर्ड चांसलर व्यवस्था को समाप्त किया गया तथा 1 अक्टूबर 2009 से प्रत्यक्ष से सर्वोच्च न्यायालय कार्यशील हो गया है। संविधान की भांति अधिकांश कानून असंहिताबद्ध हैं। बीमा, आयकर, आवास, स्वास्थ्य, पेंशन, किराया, भूमि तथा परिवहन आदि विभागों के मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी कार्यरत हैं, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र में एक ही सामान्य कानून प्रवर्तित है। शासन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यपालिका है। नाममात्र या संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में सम्राट होता है। या सम्राट से तात्पर्य राजा या रानी दोनों से क्योंकि ब्रिटिश परंपरा में महिलाओं को भी राज सिंहासन प्राप्त होता है। सामान्यतः सम्राट और राजमुकुट को एक ही माना जाता है, किंतु दोनों के मध्य अंतर किया जाता है। ग्लेडस्टोन के अनुसार अंग्रेजी संविधान साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं। उनमें इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं जितना कि महत्वपूर्ण सम्राट एवं राजमुकुट का भेद है। वस्तुतः सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट अस्थायी, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट की मृत्यु हो सकती है, किंतु राजमुकुट की मृत्यु नहीं हो सकती। सम्राट एक व्यक्ति, किंतु राजमुकुट एक में सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल एवं संसद भी सम्मिलित मानी जाती है। सम्राट का पद वंशानुगत है तथा इसके पर राष्ट्राध्यक्ष चुनने की ओर ब्रिटेन वासी कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि ना तो यह
आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत होता है और न ही जन भावनाओं के अनुरूप है। ब्रिटिश सम्राट ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रपति होता है। इस राजतंत्रीय परंपरा के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना संबंधी जनमत संग्रह 6 नवंबर 1998 में इसलिए रद्द हो गया कि लोग राजमुकुट में आस्था रखते हैं। ब्रिटिश राजवंश के प्रति जनता में अगाध श्रद्धा है, जिसका स्पष्ट प्रभाव 31 अगस्त 1997 में सबके सामने आया, जब ब्रिटिश राज परिवार की बहू तलाकशुदा प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की पेरिस में कार दुर्घटना में मृत्यु हुई। उस समय जिस प्रकार इंग्लैंड सहित यूरोप गमगीन हुआ, यह स्पष्ट हुआ कि अभी भी राजवंशों के प्रति असीम स्नेह और अंधभक्ति है। ब्रिटिश सम्राट के पास वैसी ही शक्तियाँ जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। सम्राट की पदस्थिति रबर की मोहर या स्वर्णिम शून्य के समान मानी गई है। प्रधानमंत्री सहित उच्च पदों पर नियुक्ति, युद्ध की घोषणा, क्षमादान, राजकोष पर नियंत्रण, संसद के अधिवेशन बुलाने, अभिभाषण देने, कानूनों की स्वीकृति, चर्च के अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन, कैनन्स इत्यादि वितरित करने के कार्य की नियुक्ति तथा सम्मान सूचक उपाधियां जैसे नाइट, लॉर्ड, अर्ल व ड्यूक इत्यादि वितरित करने के कार्य सम्राट के पास हैं। नाइट की सम्मान उपाधि प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के आगे सर लगाता है। ऐसा सामान्यतः ब्रिटिश व्यक्ति ही कर सकता है। ब्रिटिश संसद प्रतिवर्ष शाही परिवार के निजी खर्चे हेतु एक निश्चित राशि स्वीकृत करती है, जिसे सिविल लिस्ट कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।